हमने कहा था कि इस एंथर को हम कुछ इस तरीके से काटेंगे। आप लोगों ने कहा था कि मैम थोड़ा सा 3D इमेज लेके आइएगा ताकि हमको समझ में आए, तो आज के सामने 3D इमेज है। देखिए यहाँ से हमने इसको कट किया, यहाँ से कट किया, और अब हम इसको इस तरीके से ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसा व्यू है। एक आपके पास जो लघु बीजाणुधानी है वो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके पास पराग कोष है, पराग कोष में 4 कोष्ठ हैं, हर कोष्ठ के चारों तरफ 4-4 परतें हैं। उस परत के अंदर अब किसी चीज को किसी गोली चीज से कवर करोगे तो बीच में खाली स्थान बचेगा ना, उस खाली स्थान के अंदर कोशिकाओं का समूह भरा होता है। और कोशिकाओं, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई एक बार बता दीजिए सब कुछ क्लियर है, वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है, मेरे साइड से सब क्लियर है? एक बार आप भी बता दीजिए कि सब क्लियर दिख रहा है, सब क्लियर सुनाई दे रहा है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको जन्माष्टमी की। भाई अभी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं। डिफरेंट पार्ट में हमने उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब नर जनन तंत्र को पढ़ना स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो नर जनन तंत्र होता है पौधे में, आप एक बार स्लाइड से रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, उसके बाद जो है हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। हमने सबसे पहले ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है हमारे पास फिलामेंट जिसे हम पुतंतु कहते हैं, और एक होता है हमारे पास परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं। फिर हमने कहा था कि इस एंथर को हम कुछ इस तरीके से काटेंगे। आप लोगों ने कहा था कि मैम थोड़ा सा 3D इमेज लेके आइएगा ताकि हमको समझ में आए, तो आज के सामने 3D इमेज है। देखिए यहाँ से हमने इसको कट किया, यहाँ से कट किया, और अब हम इसको इस तरीके से ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कुछ ऐसा व्यू है। एक आपके पास जो लघु बीजाणुधानी है वो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पराग कोष में हमारे पास एक पराग कोष में 2 पालियां होती हैं और हर पाली के अंदर हमारे पास 2 कोष्ठ होते हैं, और हर कोष्ठ के अंदर आपके पास यहाँ पे लघु बीजाणुधानी होती है। तो जैसे मान लेते हैं किस तरीके से हमारे पास 2 पालियां हैं, एक पाली में 2-2 कोष्ठ होते हैं, एक कोष्ठ यहाँ, दूसरा कोष्ठ यहाँ, इस पाली में भी एक कोष्ठ यहाँ, दूसरा कोष्ठ यहाँ। और इन सभी को भोजन प्रोवाइड करने के लिए, इन सभी को भोजन देने के लिए बीच में यहाँ पे संयोजी ऊतक होता है, जिसे जो क्या करता है, इनको भोजन देता है। एंथर को, जो हमारे पास पराग कोष है, उसको भोजन देने के लिए बीच में हमारे पास योजी कोशिकाएं होती हैं जिसे हम संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? और इसी के अंदर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी संरचना के अंदर आपका जो नर युग्मकोद्भिद बनेगा, मतलब जो आपके पास बीजाणु बनेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, जो लघु बीजाणु बनेगा, उसी का निर्माण इसी संरचना के अंदर होगा। तो कल की क्लास में हमने इस संरचना को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। हमने आपको इस तरीके से एक फिगर बनाया था जहां पे हमने आपको बेसिक चीजें बताई थी। फिर हमने कहा था कि ये जो संरचना है इसमें कुछ परतें होती हैं, परतों का नाम आपको अंदर से बाहर या बाहर से अंदर याद करना है। 4 परतें थी हमारे पास, अंतस्त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। 4 परतें थी हमारे पास। बाहर की 3 परतों का मुख्य काम क्या था, सुरक्षा देना और जो है प्रस्फुटन में सहायता करना, जबकि टेपिटम क्या था, वो पोषण प्रदान करता था। और हमारे पास अब हमें क्या पढ़ना है कि इस संरचना के अंदर हमारे पास ये जो संरचना है, इसके अंदर जो हमारे पास लघु बीजाणु का निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा, और इस संरचना को हम आगे किस तरीके से पढ़ेंगे। ये जो संरचना है, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। संरचना को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी के अंदर क्या होती है, बीजाणु जन ऊतक कोशिकाएं भरी होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो संरचना है, ये संरचना पूरी तरीके से भरी होती है किससे, कोशिकाओं से, और कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के संग्रह को ही हम ऊतक कहते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि सेल के समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, मतलब कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं भरी हैं, ये कोशिकाएं आगे चल के बीजाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, इन कोशिकाओं के समूह से आगे चल के बीजाणु का निर्माण होता है। तो बीजाणु को जन्म देने वाली, ये क्या है, बीजाणु को जन्म देने वाली, बीजाणु को जनने वाली, बीजाणु का निर्माण करने वाली क्या है,
कोशिकाओं का संग्रह है, और कोशिकाओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 4 परतों के अंदर एक संरचना है, जो गोली संरचना है, उसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर हमारे पास बीजाणु को बनाने वाली कोशिकाएं भरी होती हैं। क्या भरी होती हैं? बीजाणु को बनाने वाली कोशिकाएं। इसका नाम क्या है? ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो कोशिकाओं के संग्रह को, उनके समूह को हम ऊतक कह देते हैं, और ये कोशिकाएं बीजाणु को बनाती हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक, या हम इसे लघु बीजाणुजन ऊतक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बीजाणु बन रहा है वो लघु बीजाणु बन रहा है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है? लघु बीजाणुजन ऊतक कोशिकाओं का समूह है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? इतनी बात में किसी को दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो क्लियर बता दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि हमारे पास क्या है? हमारे पास, आपके पास पराग कोष है, पराग कोष में 4 कोष्ठ हैं, हर कोष्ठ के चारों तरफ 4-4 परतें हैं। उस परत के अंदर अब किसी चीज को किसी गोली चीज से कवर करोगे तो बीच में खाली स्थान बचेगा ना, उस खाली स्थान के अंदर कोशिकाओं का समूह भरा होता है, और कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं करती क्या है? ये कोशिकाएं बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो किसी चीज के निर्माण को हम जनन कह देते हैं, किसी चीज को उत्पन्न करने की क्षमता जिसके पास होती है उसको जनन कह देते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये बीजाणु को जनित करती है, इसलिए इसे हम बीजाणुजन ऊतक कोशिका कहते हैं। राजा यादव, इसमें बीज का फल का निर्माण, अभी हम नर जननांग पढ़ रहे हैं, तो नर जननांग में ना बीज बनेगा ना फल बनेगा। यहाँ पे हमारे पास लघु बीजाणु बनेगा, जिससे आगे चल के हमारे पास नर युग्मकोद्भिद बनेगा, और ये नर युग्मकोद्भिद आगे चल के क्या करेगा? वो आगे चल के युग्मक बनाएगा, जो कि मादा के साथ संलयित होगा। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसी स्लाइड में। आज की क्लास में आप लोग का टेस्ट भी होने वाला है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उससे जो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि नहीं? इतना क्लियर है ना? अभी देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये कोशिकाएं जो है ये आगे चल के क्या बनाएंगी। अब हमारे पास संरचना की बात हो चुकी है, अब हम काम की बात करेंगे कि ये बीजाणु जन ऊतक जो कोशिकाएं हैं ये बीजाणु का निर्माण कैसे करेंगी, इनके अंदर बीजाणु कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो संरचना है ये एक प्रकार का बीजाणुकोभेद है। इसको समझने के लिए अगर आपको ये चीज पता है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी प्लांट को समझने के लिए, किसी भी प्लांट को, चाहे वो शैवाल हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, कोई सा भी पौधा है, उसका जीवन चक्र कुछ विशेष पदों में होकर पूर्ण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको ये चैप्टर समझना काफी इजी हो जाएगा। देखिए, हमारे पास पौधे का वो भाग जो कि द्विगुणित होता है, द्विगुणित का मतलब आपको पता होगा कि एक जो आपके पास गुणसूत्र है उसका जोड़ा उपस्थित हो। जैसे हम क्या है, हम द्विगुणित जीव हैं, हमारे पास 23 क्रोमोसोम फादर के साइड से आए हैं, 23 मदर के साइड से आए हैं, मतलब पहला क्रोमोसोम 2 है, एक मम्मी ने दिया है, एक पापा ने दिया है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं, और हमारे शरीर की जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं वो सब द्विगुणित हैं। तो पौधों में भी जो आपके पास पुष्पीय पौधे हैं उनकी लगभग सभी कोशिकाएं जो है वो द्विगुणित होती है। जैसे उनकी पत्तियां द्विगुणित हैं, उनके फूल का मुख्य भाग द्विगुणित है, उनका फल द्विगुणित है, उनका बीज द्विगुणित है, उनका जड़ द्विगुणित है, उनकी तना द्विगुणित है। तो ये सारी संरचनाएं जो है जो उसकी कायिक संरचना बनाती है वो क्या है? द्विगुणित है। इतना समझ में आया? मतलब डिप्लॉइड है। द्विगुणित को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो संरचना है ये कैसी है? डिप्लॉइड है। तो एक प्लांट को दिमाग में रखिए, और इस प्लांट की जितनी भी कोशिकाएं आपको बाहर बाहर से कायिक रूप से दिखाई दे रही है वो सारी की सारी एक द्विगुणित संरचना है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फूल बन रहा है, हमारे पास जो पुष्प बन रहा है वो भी द्विगुणित है। पुष्प के अंदर जो बाह्य दल है, जो दल है, जो पुमंग है, जो जायांग है, उसका भी लगभग सारा हिस्सा जो है वो द्विगुणित है।
अब अगर हम पुमंग की या पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर का जो पुतंतु है वो भी द्विगुणित है और जो पराग कोश है वो भी द्विगुणित है। तो पराग कोश के अंदर जैसे इस तरीके से हमने संरचना बनाई थी, पराग कोश के अंदर इस तरीके से लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो लघु बीजाणुजन ऊतक कोशिका है, हमारे पास यहाँ पे जो लघु बीजाणुजन ऊतक कोशिका है वो भी द्विगुणित है, ठीक है। लेकिन अब पहली बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन जानते हैं आप लोग? अर्धसूत्री विभाजन जानते हैं आप लोग? अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर जानते हैं, क्या होता है शॉर्टकट में अगर आपको बताना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। तो हमारे पास जो पुष्पीय पौधा है इसमें अगर हम आपके पास नर बीजाणु के निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली बार आपके पास अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बार आपके पास यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी देखिए, ये जो बीजाणुजन ऊतक कोशिकाएं है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होगा, हमारे पास एक जो बीजाणुजन कोशिका है वो क्या करेगी, 4 जो है हमारे पास जो एक बीजाणुजन ऊतक कोशिका है वो एक के साथ जो है, एक मिनट, वो क्या करेगी, 4 बीजाणु का निर्माण करेगी और वो बीजाणु लघु बीजाणुधानी कोशिका से बनेगा, इसलिए ये लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो अभी हमारी कहानी में क्या होने वाला है कि ये जो कोशिका है, अगर इसमें से एक कोशिका मैं बाहर निकाल लूं तो ये कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप ये क्या करेगी, 4 बीजाणुओं का निर्माण करेगी और इस बीजाणु को हम लघु बीजाणु कहेंगे। अगर यहीं पे हमारे पास अगर ये विभाजन जो अर्धसूत्री वाला है ये कहाँ पे होता, ये बीजांड के अंदर होता, तो वहां पे हमारे पास दीर्घ बीजाणु बनता। इतनी बात समझिए कि यहाँ पे 4 बीजाणु बनेंगे। अब इन बीजाणुओं के अंदर क्या होगा, विभाजन होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास लघु बीजाणु बन रहा है। अब हर लघु बीजाणु के अंदर फिर से कोशिका विभाजन होगा। जब इस लघु बीजाणु के अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे युग्मकोद्भिद बनेगा और आप किसी कोई अगर अगुणित कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन करेंगे, अगर कोई अगुणित कोशिका है उसमें आप समसूत्री विभाजन करेंगे तो वहां पे भी आपके पास जो कोशिका बनेगी वो भी आपकी कैसी होगी, अगुणित होगी। तो आपके पास जो बीजाणु है और जो युग्मकोद्भिद है ये दोनों संरचनाएं कैसी होती है, अगुणित होती है। उसके बाद इस युग्मकोद्भिद में आपके पास युग्मक बनेगा, नर युग्मक, जिसको बनाने के लिए हम पूरी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। 2 नर युग्मक बनेगा, हर आपके पास युग्मकोद्भिद से 2 नर युग्मक बनेगा, जिसकी वजह से दोहरा निषेचन होगा। तो यहाँ पे ये जो युग्मक बनेगा ये क्या करेगा, ये नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करेगा, जिसके फलस्वरूप फिर से हमारे पास क्या बनेगा, एक द्विगुणित बीजाणुकोद्भिद बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट, एक पूरा प्लांट बनेगा, बीज बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा। इतनी बात क्या आपके दिमाग में सेट हो गई है कि अभी हमारी कहानी में क्या होगा कि यहाँ पे ऊतक कोशिकाएं जो है ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, जिसके फलस्वरूप बीजाणु बनेगा, बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा, जिसकी वजह से युग्मकोद्भिद बनेगा, युग्मकोद्भिद के अंदर क्या बनेगा, युग्मक बनेगा और ये युग्मक फिर से क्या करेगा, ये युग्मक फिर से आपके पास बीजाणुकोद्भिद बनाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं निम्न कोटि के पौधों की, तो निम्न कोटि के जो पौधे होते हैं ना, जैसे आपके पास शैवाल है, आपके पास ब्रायोफाइट है, उनकी जीवन की जो लंबी अवधि है वो इस रूप में जिंदा रहते हैं। उनकी जीवन की जो लंबी अवधि है, वो जो हरा स्ट्रक्चर आपको एल्गी का देखने को मिलता है, जो हरा स्ट्रक्चर आपको ब्रायोफाइट का देखने को मिलता है, वो आपके पास क्या होता है, युग्मकोद्भिद। लेकिन जैसे जैसे पौधों में विकास होता है, युग्मकोद्भिद की जो समय है, युग्मकोद्भिद, बीजाणु, इनका जो किसी पौधे के जीवन काल में जो समय अवधि है, जैसे हमारे में बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, तो जो समय अवधि युग्मकोद्भिद की है,
समझो कि वो बहुत कम हो गया। जैसे आज के समय में पहले क्या होता था, बच्चे 7 साल 8 साल तक घर पे रहते थे, उसके बाद एडमिशन होता था, तब पढ़ने जाते थे, उनका बचपन इतना लंबा रहता था, उनकी घर वाली जो एजुकेशन थी वो काफी लंबी होती थी। लेकिन अभी क्या 3 साल में लोग स्कूल भेज दे रहे बच्चे को। तो वैसा ही समझ सकते हैं कि जो युग्मकोद वृद्धि की अवधि है हमारे पुष्पीय पौधों में वो बहुत कम हो चुकी है। यही प्रक्रिया बार बार चलेगी। जैसे हमारे पास कोई फूल बना, फूल पूरा युग्मकोद आपके पास मतलब डिप्लॉयड है, इसके अंदर परागकोश बनेगा, वो भी डिप्लॉयड है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास लघु बीजाणुधानी बनेगा, जिसके अंदर लघु बीजाणुजन ऊतक कोशिकाएं यहाँ पे भरी होंगी। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी जो कि लघु बीजाणु होंगी। फिर ये लघु बीजाणु क्या करेगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और एक में 2 केंद्रक बनेंगी, मतलब 2 कोशिका बनेगी, और इसे हम क्या कहेंगे, युग्मकोद वृद्धि। आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा है तो जब हम इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को आज की क्लास में पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। फिर ये आगे चल के युग्मक बनाएगा और युग्मक से आगे चल के क्या बनेगा, बीजाणु वृद्धि बनेगा। एक बार इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस प्रक्रिया को हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मान लेते हैं कि चारों कोष्ठों में से कोई एक कोष्ठ यहाँ पे है, चारों कोष्ठों में से हमारे पास कोई एक कोष्ठ यहाँ पे है, और इस कोष्ठ के अंदर क्या है, हमारे पास इस तरीके से लघु बीजाणु जन ऊतक कोशिका भरी हुई है। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है, लघु बीजाणु जन ऊतक कोशिका भरी है। अब हम क्या करेंगे, इस कोशिकाओं के समूह में से, इस ऊतक में से कोई एक कोशिका को उठाएंगे और बाहर लाके रख लेंगे। अब मम्मी चावल बनाती तो सारा चावल निकाल के तो चेक करती नहीं है, हालांकि अब तो कुकर में बनता है, एक भी नहीं चेक करते, बट सपोज करिए कि हम अगर एक कोशिका की जो भी प्रक्रिया है वो समझ लेते हैं तो बाकी सारों का हम समझ जाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक लघु बीजाणु, ये हमारे पास क्या है, एक लघु बीजाणुजन मातृकोशिका है। क्या है, लघु बीजाणुजन मातृकोशिका, मतलब कि अब कोई भी चीज कहीं से बन रही तो उसकी मम्मी ही है, लघु बीजाणु का निर्माण ये कोशिका करेगी, इसलिए इसे लघु बीजाणु की मम्मी कह देते हैं, इंग्लिश में इसको एमएमसी कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो लघु बीजाणु की मम्मी है ना, ये क्या करेंगे, ये अभी तक कैसी है, ये अभी तक तो द्विगुणित है, ये मम्मी जो है वो अभी तक तो द्विगुणित है, मतलब कि इनके पास हर क्रोमोसोम का जोड़ा उपस्थित है। अभी कमेंट करना थोड़ा टाइम के लिए बंद करिए, समझिए, उसके बाद जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे ये जो मम्मी है ना, ये क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। क्या करेंगी ये मम्मी करेंगी अर्धसूत्री विभाजन, मम्मी क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 प्रक्रिया में पूरी होती है, 2 बार में पूरी होती है। एक बार में हमारे पास एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, एक बार में हमारे पास एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। फिर हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा इवेंट होता है और हमारे पास 1 2 3 और 4 कोशिका बन जाती है। थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं ताकि नीचे की चीजों को समझने के लिए हमारे पास स्पेस हो। ये हमारे पास तीसरी और ये हमारे पास चौथी कोशिका बन जाती है। इतनी बात समझ में आ गई कि उसमें से हमने एक कोशिका निकाली, इस कोशिका को हमने क्या कहा कि भाई तुम अर्धसूत्री विभाजन ये करने जा रही है, अर्धसूत्री विभाजन करके ये 4 कोशिका बनाती है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी रूल नहीं है। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन करती है, इनका जो द्विगुणित संरचना होती है वो कैसी संरचना में बदल जाती है, वो अगुणित संरचना में बदल जाती है, मतलब इसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सारी की सारी अगुणित होती है। समझ में आ गया। और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, जब ये नई नई बनती है, नई नई कोशिका विभाजन होती है, तो ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है, अलग अलग नहीं होती। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क, मतलब 4 कोशिकाएं जो हैं वो एक साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। 4 कोशिकाएं मिली है इसलिए इसे चतुष्क कहते हैं। है ये लघु बीजाणु, इसलिए लघु बीजाणु चतुष्क। जैसे जैसे इनका विकास होता है, जैसे जैसे ये थोड़ी बड़ी होती हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं, जैसे जैसे ये बड़ी होती हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। कैसी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारे पास
बीजाणु को भिद्ध से बीजाणु बन चुका है। हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक द्विगुणित बीजाणु को भिद्ध से, एक द्विगुणित बीजाणु को भिद्ध से हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास बन चुका है एक अगुणित बीजाणु। क्या बन चुका है, हमारे पास अगुणित बीजाणु बन चुका है। ये हमारे पास कैसी संरचना है, अगुणित है, और ये कैसी संरचना है, ये हमारे पास एक द्विगुणित संरचना है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? हाँ, 2 से 4 हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी क्या होगा, देखिए इस संरचना में हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास बीजाणु को भिद्ध से लघु बीजाणु बन चुका है। अब यहां से हम क्या बनाएंगे, युग्मकोट भिद्ध बनाएंगे। तो आइए युग्मकोट भिद्ध को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इन चारों में से, ये जो चारों है ना, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। जैसा एक के साथ होगा वैसा चारों के साथ होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीजाणु जो है, ये हमारे पास क्या है, एक जो है लघु बीजाणु जो है, लघु बीजाणु जो है, इसको हमने क्या किया, उठा लिया। ठीक है, एक लघु बीजाणु को हमने ले लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसके अंदर कैसा विभाजन होगा, यहाँ पे हमारे पास समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि अगर ये संरचना अगुणित है, ये संरचना कैसी है, अगुणित है, तो हमारे पास जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनकी भी संरचना अगुणित ही होगी। ठीक है, इनकी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं आपको, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पास ये जो कोशिका है, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो लघु बीजाणु में जो समसूत्री विभाजन होता है वो समान नहीं होता। आप सामान्यतः पढ़ते हैं कि समसूत्री विभाजन में जो दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो दोनों आकृति में एक दूसरे के समान होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दो कोशिका बनेगी, एक कोशिका जो है वो आकृति में छोटी होगी और एक कोशिका जो है वो आकृति में बड़ी होगी। जो कोशिका आकृति में बड़ी होगी इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाती है जनन कोशिका। ये हमारे पास क्या कहलाती है, जनन कोशिका। और जो कोशिका आकृति में छोटी होती है, जो कोशिका सॉरी ये हमारे पास जो बड़ी वाली है इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। अब ये सबका फिगर मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक बार पहले लिख के समझ लेते हैं क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आता है। और दूसरा क्या होता है, लो भाई खुद से मिटा दे रहा है अपना। एक है हमारे पास कायिक कोशिका जो कि आकृति में बड़ी होती है, और जो आकृति में छोटी होती है वो है जनन कोशिका। वो क्या है, जनन कोशिका। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी संरचना को, ये जो आपके पास द्विगुणित संरचना, दो कोशिकाओं से मिलके एक अगुणित संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। क्योंकि ये नर संरचना में बना हुआ युग्मकोद्भिद है तो इसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसी को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं पराग या फिर परागकण। इसी को हम क्या कहते हैं, पराग या फिर परागकण। यही वो संरचना है जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर जाती है और आपका परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। परागकण एक संरचना है और परागण एक प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे, सिर्फ क और ग का अंतर है। परागण क्या है, ये एक संरचना है। परागण क्या है, परागकण जो है वो एक संरचना है, और परागण जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पे परागकण जो है वो मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है। परागण जो है वो एक, परागकण जो है वो संरचना है, परागण जो है वो एक प्रक्रिया है। अब हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास युग्मकोद्भिद भी बन चुका है। अब बस बचा क्या है, युग्मक बचा है। तो आइए युग्मक भी बना लेते हैं, एक मिनट, आइए युग्मक भी बना लेते हैं। अब हमारे पास जो संरचना अभी तक बनी है वो कुछ ऐसी संरचना है कि आपके पास कुछ ऐसी एक कोशिका है, उसमें एक कोशिका बड़ी है, एक कोशिका छोटी है। बड़ी कोशिका को हमने कायिक कोशिका कह दिया, छोटी कोशिका को हमने जनन कोशिका कह दिया। ये हमारे पास क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। अब होगा क्या कि ये जो जनन कोशिका है, क्या होगा कि हमारे पास ये जो जनन कोशिका है, कौन सी कोशिका है,
जनन कोशिका है, हमारे पास कौन सी कोशिका है, जो जनन कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होगा, फिर से समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। जनन कोशिका जो है वो समसूत्री विभाजन करेगी और एक कोशिका से दो कोशिका बनाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास इसके बाद जो संरचना बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी होगी और ऐसी होगी। यहाँ पे दो कोशिका होंगी और यहाँ पे एक कोशिका होगी। ये दोनों कोशिका क्या है, ये दोनों कोशिका मिलके बनाती हैं जनन कोशिका, मतलब ये दोनों जनन कोशिका है। और हमारे पास ये जो है ये कायिक कोशिका है। ये क्या है, कायिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, ये कायिक कोशिका है। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या है, हमारे पास कायिक कोशिका है। क्या है, कायिक कोशिका है। अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये जो आपके पास जनन की दो कोशिकाएं देखने को मिल रही है, यही आपके पास क्या बनाता है, यही दो कोशिकाएं जो है, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका, यही दोनों कोशिका क्या बनाती है, नर युग्मक बनाती है। और यही युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हमें पढ़ना था। हमने जो पहली स्लाइड पढ़ी थी इस क्लास में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पहली स्लाइड पढ़ी थी, जहां पे हमने पढ़ा था कि भाई इस चैप्टर का जो फ्लो चार्ट है वो क्या होगा, तो वहां पे हमने देखा था, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कि पूर्व निषेचन घटना में युग्मक निर्माण में पहली प्रक्रिया क्या है, नर युग्मक का निर्माण। तो हमने नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को देख लिया। तो अब आपके पास इतनी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्या इतनी बात पे कोई कंफ्यूजन है? गुड इवनिंग राधिका। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई? आपको भी बहुत बहुत बधाई राधिका। चलिए, क्लियर है? हाँ, राधिका जी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राधिका। और आपका बर्थडे इतने स्पेशल डे पे है, कृष्ण जी के साथ आपका जन्म हुआ है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, कृष्ण जी का बर्थडे हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं और आपका हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो इस दिन पे आपका बर्थडे है, इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट है। इतनी बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, इसको एक बार हम नोट्स के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि भाई नोट के फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो कैसे बनेंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज आपको दिखाया गया है कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे गंठल है जिसे हम पूतन तो कह रहे थे। यहाँ पे आपके पास पराग कोष है। पराग कोष का ये ट्रांसफर सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट में से ये जो आपके पास कोशिका है, ये जो आपके पास कोशिका है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक कोशिका उठाई और इस कोशिका को यहाँ पे रखा। ये एक विगड़ित कोशिका है। इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, पहले दो कोशिका बनी, फिर चार कोशिका बनी और ये चारों कोशिकाओं को हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इस लघु बीजाणु चतुष्क में से कोई एक कोशिका जब परिपक्व मतलब कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाती है तो वो अलग अलग हो जाती है और इसी को हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिया है, जब प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाएं पोषण ग्रहण कर लेती है तो वो फूल जाती है। पहले ये जो ऊतक की कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब ये विकसित जाती है तो इनकी आकृति फूल जाती है और फूल जाने के बाद ये क्या बनाती है, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाती है, जो कि 2n मतलब द्विगुणित होती है। उसके बाद जो है ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं जिसे कैलोस कहते हैं। फिर ये जो है मातृ कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करके ये चार छोटी छोटी लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है और ये दूसरे से जुड़ी होती है। इसको ही हम लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। और उसके बाद क्या है, शीघ्र ही ये विकसित होकर एक दूसरे से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये लघु बीजाणु धानी में उपस्थित होती है और फिर बाद में इनका क्या होता है, प्रस्फुटन होता है और ये अलग होती है। आगे क्या दिया है आपके पास, आगे आपके पास ये संरचना दी है, ये संरचना दी है जो कि लघु बीजाणु या परागकण की संरचना है। इसको समझने के पहले आप ये समझिए कि हमारे पास ये जो लघु बीजाणु था, ये हमारे पास जो लघु बीजाणु था, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका
और 2 कोशिका बनती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास 3 कोशिकीय स्तर की आपके पास क्या बनती है, आपके पास नर युग्मक 2 होता है और एक आपके पास कायिक कोशिका होती है। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो 60% क्या है, 60%, 60% आपके पास जो पुष्पीय पौधे हैं, 60% आपके पास जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें जो परागण होता है, जब उनमें परागण होता है तो वो जो परागकण होता है वो इस 2 कोष की अवस्था में होता है। मतलब कि जब आपके पास लघु बीजाणुधानी एक बार समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका बना लेता है, उसके बाद ही क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं आपकी, ये इनका परागकण हो जाता है, ये एक स्थान से अपने वर्तिकाग्र पर फीमेल पे पहुंचती हैं। वहीं पे 40% जो पौधे हैं, जो 40% पुष्पीय पौधे हैं, उनमें क्या होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर ही पहले 2 कोशिका बनती है, फिर 3 कोशिका बन जाती है, उसके बाद परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग बतिया ही लीजिए पहले, एक दिन रखते हैं टाइम, सारे लोग बैठ के बातें ही करेंगे, उस दिन क्लास में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? पर जब तक पढ़ाया जा रहा है तब तक तो पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं, जो चीजें हमने लिखी है और जो बनाई है पढ़ी है उसको एक बार देख लेते हैं। और यहाँ देखिए लघु बीजाणु के बारे में क्या दिया है, जब परागकण, जो परागकण है वो परिपक्व हो जाता है तो यहाँ पे ये विभाजित करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें से एक कोशिका जो है वो क्या है, वो कायिक कोशिका है और दूसरी कोशिका क्या है, वो जनन कोशिका। एक कोशिका क्या है, कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो है वो आकृति में बड़ी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर खाद्य भंडारण होता है। कायिक कोशिका का मुख्यतः काम क्या होता है, जो नर युग्मक है उसको पोषण भी देना और उसके लिए एक सुटेबल एनवायरमेंट बना के रखना। तो इसके अंदर खाद्य पदार्थ होता है और इसका जो केंद्रक होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। वहीं पे जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती है और ये कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती हैं, बहुत छोटी सी कोशिका होती है। सभी आवृतबीजी पौधों के परागकण इसी 2 चरणों में झड़ते हैं और संगलित होते हैं। कुछ प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर परागकण के झड़ने के पहले 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। मतलब 60% पौधे जो है लगभग वो 2 कोश की अवस्था में उनका परागण होता है, जबकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें 3 कोश की अवस्था में परिवर्तन होने के बाद ही परागण की प्रक्रिया होती है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे ये भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतने के बारे में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो संरचना पढ़ी है, हमने जो है ये जो संरचना पढ़ी है, हमने ये जो संरचना पढ़ी है, एक मिनट, हमने ये जो संरचना पढ़ी है, ये जो संरचना पढ़ी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं कि ये संरचना क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो पहले बेसिक चीज तो आपको पता है कि एक आपके पास इस तरीके से लगभग गोलाकार संरचना होती है। देखिए परागकण जो है, जो आपके पास परागकण है, ये अलग अलग पौधों में सॉरी, परागकण जो है इनकी आकृति और आकार, इनकी आकृति और आकार, इनकी आकृति जो है और आकार, ये अलग अलग पौधों में काफी अलग अलग होती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इनमें पहले तो इनके अंदर क्या होती है, आकृति और आकार में बहुत सारी विभिन्नता होती है। इनकी आकृति और आकार में बहुत विभिन्नताएं विभिन्नताएं देखने को मिलती है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम बात करें, सामान्यता कंडीशन की अगर हम बात करें तो सामान्यता ये गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है। सामान्यता ये कैसी होती है, गोलाकार होती है। और इनकी आकार का अगर हम औसत की बात करते हैं, अगर औसत की बात करते हैं तो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक इनकी क्या होती है, इनका जो साइज है वो होता है। ठीक है, अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं।
देखिए, अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य रूप से भी हमें क्या पता है कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी। एक आपके पास होगी क्या, ये आपके पास होगी कायिक कोशिका। एक बड़ी आकृति की, बड़े केंद्रक की कोशिका होगी जिसे हम कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा केंद्रक भी हम बड़ा कर लेते हैं, इनका थोड़ा सा केंद्रक भी हम बड़ा कर लेते हैं। और वहीं पे हमारे पास जो दूसरी कोशिका है, अब ये एक केंद्रक भी हो सकता है, दो केंद्रक भी हो सकता है, तो आप जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर एक बनाएंगे तो वो 60% वाला हो जाएगा, अगर दो बनाएंगे तो 40% वाला हो जाएगा। तो आप कोई सा भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों बना देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों बना देती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पराग कण की संरचना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, पराग कण की संरचना, पराग कण की संरचना, पराग कण की संरचना पढ़ रहे हैं। ये दोनों कोशिकाओं का क्या नाम है, इसके बारे में तो आपको पता ही है। इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका। इसको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका। अब आपके पास कुछ ये जो पराग कण है ना, इसके चारों तरफ दो और परतें पाई जाती हैं। इस पराग कण को सुरक्षा देने के लिए इसके चारों तरफ दो परतें पाई जाती है। इसके चारों तरफ क्या होती हैं, दो परतें पाई जाती हैं। इसके चारों तरफ क्या होती है, दो परतें पाई जाती है। चोल या एक्साइन कहते हैं, जो अंतः परत है इसे हम इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है बाह्य चोल। ये हमारे पास क्या है, बाह्य चोल। बाह्य चोल को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्साइन। इसे हम क्या कहते हैं, एक्साइन। और वहीं पे हमारे पास जो दूसरी संरचना है, जो हमारे पास दूसरी संरचना है वो क्या है, ये हमारे पास है अंतःचोल। ये हमारे पास क्या है, अंतःचोल। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटाइन। यहां से हम इसको मिटा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। बात कर लेते हैं कि ये मिलके किससे बना होता है। किसी को पता है बाह्य चोल किससे मिलके बना होता है, अंतःचोल किससे बना होता है? बाह्य चोल मिलके बना होता है स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से। स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से। जो बाह्य आपके पास संरचना है, जो बाह्य चोल है, वो एक स्पोरोपोलिन नाम के केमिकल से बना होता है। और जो अंतः संरचना है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पेक्टिन और दूसरा होता है सेलुलोज। ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एक होता है पेक्टिन और दूसरा क्या होता है, सेलुलोज। और क्या क्या चीजें इसके बारे में आपको समझनी है कि जो अंतःचोल है, आपको संरचना में भी देखने को मिल रहा है कि अंतःचोल जो है वो समान रूप से बना हुआ है। इसमें कोई उभार, गहराव या कोई नुकीली संरचना नहीं है। लेकिन जो बाह्य चोल है, इसके अंदर क्या है, कहीं उभार है, कहीं गहराव है, इस तरीके से इसकी उभरी और दबी हुई संरचना है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे और है, पराग कण में कहीं कहीं पे बाह्य चोल अनुपस्थित होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बाह्य चोल अनुपस्थित है, यहाँ पे बाह्य चोल अनुपस्थित है। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इस स्थान को हम कहते हैं जनन छिद्र। इसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र। अभी समझाएंगे कि इसका काम क्या है और क्यों ये पाया जाता है, क्यों कहीं कहीं पे एक्साइन अनुपस्थित होता है। तो एक छोटी सी कहानी है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, पराग कण एक ऐसी संरचना है जिसको अलग अलग पर्यावरणीय दबाव के अंदर रहना पड़ेगा। कभी हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे जा गिरे जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है, या कभी ऐसी जगह पे भी जाके गिर सकता है जहां का वातावरण बहुत अम्लीय है या बहुत क्षारीय है। तो नर युग्मक बनाने में किसी पौधे ने इतनी मेहनत की, तो उसकी सुरक्षा के लिए पराग कण के चारों तरफ जो बाह्य चोल है, जो स्पोरोपोलिन से मिलके बना है, उसको बनाया जाता है। तो स्पोरोपोलिन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्पोरोपोलिन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोपोलिन के बारे में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या पूछा जाता है आपसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्पोरोपोलिन में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
क्या होता है कि हमारे पास जो स्पोरोपोलिन है, हमारे पास क्या है, जो स्पोरोपोलिन है, ये क्या करता है, ये उच्च ताप, अम्लीय और क्षारीय, इन तीनों अवस्थाओं में, अम्लीय और क्षारी, इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, परागकण की सुरक्षा करता है। मतलब ना तो अम्लीयता, ना तो क्षारीयता, ना तो ज्यादा गर्मी या ज्यादा ताप, कोई भी चीज इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी और क्या चीज है इसके बारे में खास, ये अब तक हमने जितने भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा है, अब तक हमने जितने भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा है, जितने भी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको ना अम्ल विघटित कर सकता है, ना क्षार, ना तापमान, तो वो हमारे पास स्पोरोपोलिन है। इस पे क्वेश्चन आता है कि स्पोरोपोलिन क्या है, किससे मिलके बना है, क्यों पाया जाता है। तो अब एक बात समझिए कि अगर किसी परागकण के चारों तरफ, अगर किसी परागकण के चारों तरफ स्पोरोपोलिन होता, तो यहाँ से जो नर युग्मक है वो बाहर कैसे निकलता। इसलिए क्या किया जाता है, नेचर में क्या होता है, नेचर में कहीं कहीं पे, परागकण में ही कहीं कहीं पे क्या होता है, एग्जाइम जो है, जो स्पोरोपोलिन है, वो अनुपस्थित होता है, और इसी स्थान से क्या होता है, परागकण का अंकुरण होता है। तो वो तो हम अंकुरण की प्रक्रिया में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जहां पे एग्जाइल अनुपस्थित होता है परागकण में, उसी स्थान को हम जनन छिद्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रीड कर लेते हैं हम परागकण के बारे में, जो चीजें लिखी हुई हैं उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब देखिए, जो बड़ा बड़ा और कठिन वाला हिस्सा था परागण के बारे में, लघु बीजाणु के बारे में, वो हमने कर लिया। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो प्रत्येक लघु बीजाणु है वो क्या है, वो नर युग्मकोद्भिद का क्या करता है, कि प्रथम कोशिका है। ये दो स्तरों से मिलकर बना होता है। इसके पास बाह्य चिल होता है, अंतःचिल होता है। बाह्यचल कैसा होता है, कठोर होता है, खुरदुरा होता है। बाह्यचल कैसा होता है, कठोर होता है और खुरदुरा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पोरोपोलिन होता है और इसके आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। अंतःचोल की अगर हम बात करते हैं तो ये पतली झिल्ली होती है, ये पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, दो केंद्रक आपके पास कहाँ पे होता है, दो केंद्रक होते हैं, काइक का और एक जो है आपके पास जो है, इसके बारे में जो हमने पढ़ा है वही चीज यहाँ पे दिया है। अब मेजर चीजें हो गई हैं। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, परागकण की जीवन क्षमता, एलर्जी, बी पॉलन और उसका स्टोरेज, संचय। ठीक है, बस 10 मिनट की क्लास और हो जाएगी और उसके बाद आपका ये जो नर जनन तंत्र वाला पार्ट है, नर जनन अंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स की क्लास के बाद फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, अब हम जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पराग एलर्जी, जिसे हम पोलन एलर्जी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो परागकण है वो थोड़ी ना कि हम जाके किसी को एलर्जी कर देंगे, आके आपके सामने लड़ाई करने लगते हैं। होता क्या है कि कुछ इंसानों का या कुछ जानवरों की भी जो इम्यूनिटी होती है, जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, वो जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होता है और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। तो होता क्या है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी नाक के अंदर, जैसे जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो जो हमारे पास श्वसन नलिका है, हमारे पास इस तरीके से, मान लो शॉर्टकट में बना लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास क्या है, जो हमारी श्वसन नलिका है, इस श्वसन नलिका में अगर वो परागकण आ जाता है, अगर वो परागकण आ जाता है, तो जिनके अंदर ये दिक्कत होती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाइपर होती है, जिनको अस्थमा वगैरह की दिक्कत होती है, तो उनके शरीर में क्या होता है कि ये जो परागकण है, ये जो परागकण है, ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, कोई हार्म नहीं करते। लेकिन हमारे शरीर का जो सुरक्षात्मक आवरण है, उसको लगता है कि कोई जो रोगजनक कोई जीवाणु है या कुछ भी है जो हमारे शरीर में पहुंच रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो क्या करती है, उस परागकण के लिए पूरे शरीर की सुरक्षात्मक आवरण को बढ़ा देती है। जैसे समझिए कि किसी ने पुलिस को फोन किया, उसने देखा कि कोई जो है कि सामान्य से अलग आदमी
या सामान्य से अलग कोई वस्तु उसको देखने को मिलती है और वो तुरंत जो है वो आपके पास जो सुरक्षात्मक आवरण है उसको फोन कर देता है, मतलब आपके पास जो मतलब पुलिस है या कुछ भी आपके पास जो सुरक्षा के लिए है उसको फोन करके बोल देता है कि भाई देखो बहुत खतरा होने वाला है, कोई ऐसी चीज है जो संदिग्ध है वो देखने को मिली है, तो आप सब कुछ अलर्ट कर दो। और पुलिस ने भी क्या किया, उस बात को वैल्यू की और सब जगह हाई अलर्ट कर दिया। हुआ एक्चुअल में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मान लो आने वाले कुछ समय में, कुछ समय पहले जो है कहीं पे दंगे वगैरह हुए हो, उस समय क्या होता है, छोटी सी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक्टिव होना पड़ता है। तो वैसा ही आप समझ सकते हो कि ऐसे लोग जिनकी सुरक्षात्मक आवरण हाइपर एक्टिव होती है, छोटी छोटी बातों पे वो सेंसिटिव होते हैं, तो उनके शरीर में जब परागकण चले जाते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, तो उनका पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उनको बार बार छींक आने लगती है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसी को हम पोलन एलर्जी कहते हैं। हैप्पी जो है कृष्ण जन्माष्टमी, सॉफ्ट हार्टेड जीवन। इतना समझ में आ गया? तो ये आपको पोलन एलर्जी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, बी पोलन। इसके बारे में हमने कल की क्लास में भी किसी ने पूछा था तो बताया था कि बी पोलन क्या होता है। पोलन के अंदर जो आपके पास परागकण है उसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत भर भर के होते हैं, मतलब जितने भी जरूरी चीजें, क्योंकि परागकण एक जीवित कोशिका है, उसको पता नहीं कितने लंबे समय तक जीवित रखना है, तो उसके अंदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बहुत बार उसका प्रयोग हम करते हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, जिससे हमारा स्टेमिना, हमारा जो बॉडी में एनर्जी है उसको इंप्रूव कर सके। इसी को हम क्या कहते हैं, बी पोलन कहते हैं। बी पोलन नाम का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट में है परागकणों की जीवन क्षमता। अब देखो, परागकण जो है वो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी पुष्प के अंदर बन गए, किसी परागकोश के अंदर परागकण बन गए तो वो जीवन पर्यंत उनके अंदर ये क्षमता होगी कि जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उनका अंकुरण होगा और वो जनन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं होता। हर परागकण को एक निश्चित समय के अंदर अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचना होता है। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाते। मतलब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर, मतलब चाहे जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय अवधि के अंदर उनको फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पड़ता है और उस समय को हम परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। जैसे मान लो कोई पौधा है, उस पौधे का परागकण अभी बन के जो है, उसका परागकण जो है वो अभी अभी प्रस्फुटन हुआ है। परागकण का जो क्या हुआ है, प्रस्फुटन हुआ है, मतलब वो परागकोश से निकल चुका है। और ये देखने को मिला, मान लो एग्जाम्पल है कि कम से कम मतलब 1 घंटे से, अगर 1 घंटे के बाद, अगर 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के अंदर करते हैं कि अगर वो 1 घंटे के अंदर अपनी ही जाति की मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, अगर मान लो वो 1 घंटे के अंदर अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तब तो उसका अंकुरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर 1 घंटा 5 मिनट हो गया, अगर 1 घंटा 5 मिनट हो गया तो इसका अंकुरण नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसका अंकुरण नहीं होगा। तो इस समय अवधि को वो कम से कम, वो ज्यादा से ज्यादा समय अवधि जिसके पश्चात, वो ज्यादा से ज्यादा समय अवधि जिसके पश्चात कोई भी परागकण अगर मादा तक पहुंचता है, उसके जनन की प्रक्रिया, उसके जो जनन क्षेत्र बनता है वो नहीं होता है, जो परागकण का जो अंकुरण होता है वो नहीं हो पाता है, उस समय अवधि को हम क्या कहते हैं, परागकण की जीवन क्षमता कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण क्या है, आपको दिया गया है गेहूं और चावल का उदाहरण दिया गया है कि गेहूं और चावल के पौधों में परागकण प्रस्फुटन के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के पश्चात अपने अंकुरण की क्षमता को खत्म कर देता है। मतलब कि उसने परागकण बनाया, अगर 30 मिनट के बाद वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसका अंकुरण नहीं होगा। वहीं पे आपके पास 3 फैमिली, मतलब कि आपके पास प्लांट फैमिली में से 3 फैमिली का एग्जांपल दिया है, जिसमें रोजेशी, जिसमें आपका गुलाब आता है, आपके पास लेग्यूमिनेशी, जिसमें आपके पास दलहनी फसलें आती हैं, दालें आती हैं, और तीसरा जो सोलेनेशी है, जो आलू वाली फसल है, बैगन वाली, टमाटर वाली जो फैमिली है, उनके अंदर लगभग 1 महीने तक, लगभग महीनों तक क्या होता है, परागकण का अंकुरण होता है। तो ये परागकण की जीवन क्षमता है। एक और टॉपिक बचता है, वो क्या है,
ये तो क्वेश्चन है आपका। एक और टॉपिक बचता है, उसको समझ लीजिए। वो क्या है? परागकण का संचय। क्या है? परागकण का संचय। परागकण का संचय, संचय या संग्रहण, संचय लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे हम बीजों का संग्रह करते हैं, जैसे अलग अलग जंतुओं के सीमन का, उनके जो नर युग्मक हैं उनका जो है हम संचय करते हैं। आपको पता होगा कि जब गाय वगैरह जो हमारे यहाँ पशु पाले जाते हैं, जब वो हीट पीरियड में रहते हैं तो हम डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर आते हैं अपने बॉक्स में से जिस भी वैरायटी का हमें बच्चा चाहिए होता है उस वैरायटी के मेल का सीमन वो स्टोर करके रखते हैं, उसको लाते हैं, फीमेल को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो जो चीज ट्रांसफर करते हैं वो जिस लिक्विड में रखा जाता है वो लिक्विड होता है क्या? नाइट्रोजन। वो क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो जैसे हमारे पास पशुओं का जो सीमन है, जो हमारे पास बीजों का संग्रह है, उसी तरीके से कुछ विशेष पौधों का हम परागकण भी निश्चित अवस्था में लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है उसमें उसका संग्रह कर सकते हैं। और मान लो आने वाले समय में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, मान लो वो पौधा एक्सटिंक्ट हो गया, तो हम उसके नर युग्मक को संचय कर सकते हैं और आने वाले समय में उसका प्रयोग हम जो है कि कृत्रिम संवर्धन वगैरह में कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? वन शॉट कब होगा? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, -196 है तो चैप्टर पहले खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको 2-3 दिन मतलब याद करने का, रिवीजन करने का टाइम देंगे, उसके बाद हमारा वन शॉट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब हमारे पास जो नर जनन तंत्र था उससे लेके छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जितना भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन था वो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप एनसीईआरटी रीड करते हो, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है? सबके पास होनी चाहिए। सबके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। और उस एनसीईआरटी के बुक में जब आप रीड करते हो तो कहीं कहीं पे पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़ते हो तो 2-3 जगह जितना पोर्शन हमने पढ़ा है वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। तो वो क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर ले रहे हैं इसका मतलब है अभी तक के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ लिए। पहला शायद आप ना बता पाए, इसको मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बाकी क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो पहला क्या दिया है कि जो बीजाणु चतुष्क है, जो लघु बीजाणु चतुष्क है, उनकी सूत्र गुणता मतलब उनकी प्लॉइडी, उनकी जो प्लॉइडी है वो क्या होगी, मतलब उनकी गुणता क्या होगी, मतलब वो अगुणित है या द्विगुणित है? बताइए कि आपके पास जो बीजाणु चतुष्क है वो अगुणित संरचना है या द्विगुणित संरचना है, ये आपकी एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। भोले जी का कहना है अगुणित संरचना है। बीजाणु चतुष्क अगुणित संरचना है या द्विगुणित संरचना है? बताइए। रमेश जी का कहना है द्विगुणित संरचना है। बाकी किसी और को भी आंसर देना है? हाँ, एनसीईआरटी होना बहुत जरूरी है। क्लास खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे और तब आपको एनसीईआरटी की हर लाइन समझ में आएगी। सॉफ्ट हार्टेड जीवन जी का भी कहना है कि 2n है। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर जो है वो सही मिला है, जो कि किसका है? भोले जी का। आप यहाँ पे देखिए ना, जब मैंने आपको ये संरचना बनाई थी, एक मिनट, कहाँ गया भाई? हाँ, जब हमने ये संरचना बनाई है लघु बीजाणु चतुष्क, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे n लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि लघु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। तो कोई भी आपसे पूछेगा ये एक अगुणित संरचना है। कोई बात नहीं क्वीन गर्ल प्रीति, ठीक है, आप क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप लेट हो जाते हो कोशिश करिए कि कल की क्लास से आप टाइम पे रहें, ठीक है। तो लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो एक कैसी संरचना है? वो एक अगुणित संरचना है, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है? बाह्य चोल कठोर होना चाहिए। क्यों?
आपको बताना है कि जो आपके पास पराग कण में बाह्य चोल है, एक्साइन है, वो कठोर होना चाहिए, क्यों? बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो बाह्य चोल है वो कठोर होना चाहिए, क्यों? होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। शिवानी जी का कहना है होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा परागकण जो है वो पता नहीं हमें है ही ना कि किस अवस्था में जाएगा, तो उसको संचय करना, उसको टफ बनाना जरूरी है, ताकि वो हर प्रकार की अवस्था में अपने आप को सरवाइव करा पाए। एक चीज और है कि स्पोरोपोलिलीन एक ऐसा केमिकल है जिसे ना तो अम्ल तोड़ पाता है, ना क्षार, ना तो तापमान। तो इसको जब भी हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो हमें वहां पे पोलन मिलता है, मतलब पोलन विघटित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपके पास पर्यावरण में पड़ा रहता है। तो जब जीवाश्मिक अध्ययन होता है तो वहां पे हमें पोलन मिलते हैं पौधों के। हाँ, आज आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? अमन निषाद, आप बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए, अपने रिजल्ट की फोटो कॉपी जब मुझे भेजिएगा तो मैं आपको आपका एड्रेस बताऊंगी, फिर आप वहां पे अपना रिजल्ट भेजिएगा, उसके पहले तो मैं नहीं बता रही। टेलीग्राम की आईडी, टेलीग्राम का ग्रुप है आपके इसी प्लेटफॉर्म का, एलएसआई हिंदी मीडियम का, इसी नाम से है। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स एंड रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स, बहुत अच्छी बात है। जो जनन छिद्र है वो स्थान होते हैं जहां पे एक्साइन अनुपस्थित होता है, बाह्यचोल अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है वो हो पाता है, ताकि हमारा जो नर युग्मक है वो आपके पास फीमेल तक जा सके। बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आज की क्लास में देना चाहेंगे या नहीं, कि जो टेपिटम है वो द्विकेंद्रीय होता है, क्यों? द्विकेंद्रीय होता है क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे, या फिर ये क्वेश्चन होमवर्क में मैं आपको दे देती हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करके खोज के पढ़ के आएंगे और उसके बाद कल इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल क्लास में आप मुझे एक बार याद दिलाइएगा, फिर ये क्वेश्चन हम वहां पे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट, कुछ भी पूछना है, क्लास की पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। गुड नाइट, बाय, ठीक है। एंड किया जाए क्लास को। क्लियर सब? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ, tapetum is the layer of specialized nutrient cell found within the anther of the plant। बहुत सही बात कही आपने शशिकांत, बट मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि टेपिटम की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय कैसे बनी? सामान्यतः हमारे पास हर कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है, लेकिन टेपिटम के अंदर ये दो केंद्रक कहाँ से आए, किस प्रक्रिया के द्वारा आए, ये आपके एनसीईआरटी आपसे पूछ रही है। वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो एनसीईआरटी ने आपसे पूछे हैं। आउटर मेम्ब्रेन सेफ्टी के लिए फट आउटर मेम्ब्रेन सेफ्टी के लिए फैट होती है। सॉफ्ट हार्टेड जीवन, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कि जो आउटर मेम्ब्रेन है मतलब जो बाह्य चोल है उसकी बात आप कर रहे हैं। वो एक
कठोर आपके पास लेयर होती है स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी होती है, वहां पे फैट नहीं होता। इंटरनल जो लेयर है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है प्रीति जी, बाय। इस क्वेश्चन का आंसर कल मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए और सारे स्टूडेंट्स क्लास के ड्यूरेशन में एक पेन कॉपी लेके बैठा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया करिए। भले ही आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपका सेल्फ नोट जो क्लास के ड्यूरेशन में आप बनाओगे वो जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जितनी भी चीजें मैं बताऊं वो बोर्ड पे लिखी हो, या फिर जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो सब कुछ आपको मिले ही मिले। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप क्लास करें तो इंपॉर्टेंट चीजों को रफ फॉर्मेट में ही अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। नहीं, मोटी का मतलब ये है कि कठोर होती है, मोटी भी होती है, लेकिन वो वाला कठोर नहीं होता कि जैसे कि वो मतलब एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सुदृढ़ संरचना होती है। ऐसा नहीं होता कि वो लचीली संरचना होती है, बिल्कुल कठोर संरचना होती है। तो मोटी तो होती है, अंदर की संरचना बिल्कुल पतली होती है, बाहर की जो बाह्य चोल है वो अंतर संरचना अंतर चोल की अपेक्षा मोटी होती है।